नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान शामिल हुए हैं। कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। केदारनाथ को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से कपाट केदारनाथ धाम के खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पल के साक्षी भी बने हैं। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दौरान पहुंचते हैं और आज भी ये नज़ारा देखने को नजर आया जब सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए थे। तो आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और इस दौरान केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे। और संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, किस तरह का नजारा आज रहा है? केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए। जी विशाल, देखिए 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ और तमाम वेद ऋचाओं के साथ आज ग्रीष्मकाल के लिए यहाँ पे खोल दिए गए हैं। वहीं अगर कपाट खुलने की बात करें तो आज जो कपाट जो खुले हैं उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद रहे। वहीं जो बद्री मंदिर समिति के जो मुख्य रावल हैं भीमा शंकर लिंग यहाँ पे मौजूद रहे और मुख्य पुजारी यहाँ पे मौजूद रहे। तमाम जो हकूकधारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहित यहाँ पे मौजूद रहे और आर्मी की जो मधुर धुन है उनके साथ बाबा केदार का जो मंदिर है उसके कपाट यहाँ पे खोले गए। हजारों की तादाद में आज श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है। जी कंडारी, जिस तरह से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चार धाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी विशाल, देखिए व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो कपाट खुलने की तिथि के बाद जिला प्रशासन लगातार केदारनाथ की जो यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग पे लगा है। वहीं जो यात्रियों को ठहरने के लिए अगर बात की जाए तो जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के लॉज हैं, चाहे टेंट हो चाहे भवन है, उनको यहाँ पे ठहरने की यहाँ व्यवस्था की गई है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा भी यहाँ पे कई भवन यहाँ पे बनाए गए हैं, कई टेंट यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जो बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं प्रशासन की बात करें तो क्योंकि केदारनाथ धाम में हजारों की तादाद में भक्त लोग आते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई है। विशाल, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, अधिकारियों की कैसी तैयारियां देखने को नजर आ रही है और आज इस पल के साक्षी कौन कौन बड़े नेता भी बने हैं? जी विशाल, देखिए यात्रियों की अगर बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, अधिकारियों की यहाँ पे बात की जाए तो तमाम क्योंकि जब कपाट खुलने की तिथि घोषित हो जाती है महाशिवरात्रि के पर्व पर, उसके बाद जिला प्रशासन डीएम रुद्रप्रयाग कई बार यहाँ का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं और उसके बाद जो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन ने भी यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया था। यात्रा को देखते हुए तमाम यहाँ पे यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की थी। और आज अगर कपाट खुलने की बात की जाए तो सीएम धामी यहाँ पे मौजूद रहे, सपरिवार यहाँ पे मौजूद रहे। जो मुख्य पुजारी हैं
भीमाशंकर लिंग यहाँ पे रहे, बागेश लिंग यहाँ पे रहे, तीर्थ पुरोहित यहाँ पे रहे, केदारनाथ के जो विधायक हैं आशा नौटियाल मौजूद रहे और बद्री केदार मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं और तमाम शासन प्रशासन के लोग आज कपाट खुलने के साक्षी बने। नीरज, क्योंकि मौसम का मिजाज भी उत्तराखंड में बिगड़ा हुआ है और अगले कुछ समय के लिए मौसम विभाग ने भी ये जारी कर दिया है कि बारिश भी रहेगी, तो क्या माना जाए जो बड़ी संख्या में पर्यटक या फिर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किस तरह के नियमों को ध्यान में भी रखना होगा आने के दौरान? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जब कल भगवान केदार की जो पंचमुखी डोली है वो गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंच रही थी तो लिंगचौली के ऊपर मौसम बिगड़ा और भारी बारिश यहाँ पे हुई। बारिश के दौरान आज भी लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 मई तक बारिश की संभावनाएं जताई है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के जो निदेशक है उनका साफ तौर पर कहना है कि यात्री यात्रा पे आए लेकिन अब तमाम जानकारी मौसम के अपडेट रखे और अपने चाहे रेनकोट हो चाहे छाता हो इनके साथ ही आप यात्रा पे आए और एहतियात बरतने के भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, उत्तराखंड में जारी रहेगा धुआंधार बारिश का दौर, मौसम विभाग ने दिया पूरे हफ्ते का अलर्ट। उत्तराखंड के सभी जिलों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने के भी संकेत जताए गए हैं। 7 मई तक जारी रहेगा बारिश का कहर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और पूरे प्रदेश में ही मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जारी किया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश का कहर देखने को मिलेगा। आज सुबह से ही कई जिलों में बारिश का कहर भी देखने को नजर आ रहा है। आंधी तूफान और ओले गिरने के साथ ही बारिश जो है वो भी उसकी भी अंदेशा जताया गया है और कहा गया है कि 7 मई तक बारिश का कहर जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पर्यटक रुक भी कर रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश का कहर देखने को मिलेगा और आंधी तूफान के साथ ही ओले गिरने के संकेत भी मौसम विभाग ने जताए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और 7 मई तक बारिश का कहर जारी रहेगा, ऐसा अनुमान भी मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तो उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। साथ ही यह भी कहा गया कि आंधी तूफान और ओले गिरने के भी संकेत हैं। और प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। हरिद्वार में सुबह से ही हो रही हल्की बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी। तेज हवाएं, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी। अलर्ट मोड पर गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिले, देहरादून, चंपावत, नैनीताल में भी झमाझम बारिश का अनुमान। लोगों से सावधानी बरतने की भी की गई अपील। भारी बारिश के साथ ही भूस्खलन, रास्ते बंद होने का भी जताया जा रहा खतरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और अब तेज हवाएं, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट मोड पर गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों को भी रखा गया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल में झमाझम बारिश का अनुमान भी जारी किया गया है। सुबह से ही कई जिलों में बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए विशाल, आज सुबह से ही हरिद्वार के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में जो है मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। यहाँ पे लोगों को गर्मी से राहत मिले, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से बारिश हो रही है, हालांकि हरिद्वार में अभी तेज जो है वो बारिश यहाँ पे हो रही है, तो उसको लेकर जो तमाम यात्री है चार धाम यात्रा पे जाने वाले उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। और मौसम की जानकारी मौसम विभाग की ओर से पहले जारी कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि करीब 1 हफ्ते तक यानी कि यहाँ पे जो है लगातार मौसम ऐसे ही बिगड़ा रहेगा, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मौसम की जानकारी आपको लेनी होगी, उसके बाद आप यात्रा करें, ऐसी सलाह भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। लेकिन लगातार श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना जारी है चार धाम यात्रा के लिए। और यहाँ पे
मौसम बिगड़ने के बाद जिस तरीके से तेज हवाएं और बारिश हुई है तो इससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यहाँ पे लोगों के सामने कुछ दिक्कत परेशानी भी खड़ी हो गई है। जी लेकिन ऐसे में क्या माना जाए मनोज, क्योंकि चार धाम यात्रा भी बड़ी संख्या में चल रही है और हरिद्वार से ज़्यादातर लोग आते भी हैं निकल करके, तो क्या माना जाए किस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिलेगी और कैसा मौसम रहने वाला है, इसको लेकर के जो अलर्ट किया गया है, तो लोगों को कैसे जागरूक भी किया जा रहा है इसके प्रति? बिल्कुल देखिए, चार धाम यात्रा का हरिद्वार को प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसी भी धाम की यात्रा करने से पहले हरिद्वार पहुंचना अनिवार्य होता है, इसके बाद ही यहाँ से चार धाम यात्रा की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, हालांकि उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ में तमाम जगह से जो जानकारी मिल रही है, वहाँ पे पता चला है कि वहाँ पे हल्की बर्फबारी के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही है। बताया जा रहा है कि तेज हवाएं भी चली। तो ऐसे में मौसम विभाग के साथ साथ जो जिला प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने यहाँ पे लोगों से अपील की है कि सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी लेनी होगी, उसके बाद अपनी यात्रा की आप शुरुआत करो। ये भी कहा गया है कि यात्रा से पहले आप अपने सर्दी से बचने के लिए जो तमाम जो गर्म कपड़े और अन्य जो सामान होता है, जरूरत का सामान होता है, उसको साथ में लेके चलिए, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं भारी बारिश के चलते लोगों के साथ में जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं तबियत बिगड़ने के आगाम से ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको लेके यहाँ पे जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र भी लगाए गए हैं। यहाँ पे लोगों को ये सलाह भी दी जा रही है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की जांच कराए, उसके बाद चार धाम यात्रा की शुरुआत करो। जिस तरीके से मौसम बिगड़ा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहां पे हिमपात के साथ साथ जो पहाड़ों से मलबा आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं को सलाह यही दी जा रही है कि यात्रा से पहले तमाम चीजों को जांच लिया जाए। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आप में भी सावधानी रखते हुए यात्रा को शुरू किया जाए। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रुड़की नगर निगम में हंगामा, पार्षदों ने नगर आयुक्त के गेट पर लगाया ताला। 15 दिन पहले पार्षदों ने बताई थी अपनी समस्याएं, नगर आयुक्त से पार्षदों की हुई थी नोकझोंक। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुड़की नगर निगम में हंगामा देखने को मिला और इस दौरान पार्षदों ने नगर आयुक्त के गेट पर ताला भी लगा दिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 15 दिन पहले पार्षदों ने अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया था और इस दौरान झड़प भी देखने को मिली थी। हंगामा आज हुआ है और रुड़की में ये हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ पार्षदों की संख्या बहुमूल्य बहुत अच्छी है, कोई ऐसा वो नहीं है। प्रमोद पाल जी जो हमारे पार्षद साथी, उन्हें पैरालाइज का अटैक था, तो वो जो है अपना ट्रीटमेंट के लिए इस समय मुजफ्फरनगर गए हुए हैं। और साथी जो यजुर्वेद प्रजापति हैं, वो शाकुंभरी देवी गए हुए किसी कारण से अपनी गुड़िया के बाल कटवाने के लिए, है ना। और इसके अलावा मास्टर जी भी आ रहे हैं अपने कुलविंदर जी। तो पार्षदों का अच्छा सहयोग है अपने साथ, कोई ऐसा नहीं हो जो बेचारे किसी बार से सहयोग नहीं कर पाए, तो निकट भविष्य में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वार्डों की समस्याएं सबके साथ जुड़ी। यानी कि हमारे वार्ड में काम है कि देखो, हम तो पिछली बोर्ड में भी थे, तो हमें तो 2 साल का पता है लाइट का। अब कुछ ऐसे हैं, अभी 3-4 महीने हुए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं, मगर जब तक परेशानी हमें होगी तो हम तो परेशानी देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण पांडे का दायित्व मिलने के बाद पहली बार लोहाघाट आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया है। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में हुए स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान श्याम नारायण पांडे ने दायित्व देने के लिए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद भी अदा किया है। साथ ही कहा है कि पार्टी की नजर अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर बनी रहती है। पहली बार दायित्व मिलने के बाद आगमन हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि अभी यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के इस हॉल में सम्मान किया। मेरा मानना है कि यह मेरा सम्मान नहीं, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को यह दायित्व दिया है, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तहे दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं। और कार्यकर्ताओं के बीच में मेरा यह प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से हम अपने संगठन को मजबूत बना करके अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की जो योजनाएं हैं उनको एक श्रेणीवार रख करके उनको हम बार बार माननीय
हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामूली पति पत्नी के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के बीच बचाव करने पहुंचे साले और सास को जीजा ने देसी तमंचे से गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए और दोनों घायलों को गंभीर रूप से घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन भी पुलिस ने शुरू कर दी। नैनीताल में समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया, जिसके चलते सरोवर नगरी में सभी कारोबार बंद रहे, तो वहीं नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। छोटी छोटी रोजमर्रा के सामान के लिए खासा जद्दोजहद भी करनी पड़ी। वहीं माहौल को देखते हुए पर्यटकों में डर साफ नजर आ रहा था। दिक्कतें क्या सर, यहाँ पे सारा जो घूमने का एरिया है, जैसे माल रोड वगैरह, तो यहाँ सारा सर ऑफ है। और कुछ जैसे कि कुछ रात को कोई केस हुआ उसके बारे में पता पड़ा जैसे, तो उसकी भी थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। सारा दिक्कतें क्या, जैसे वहाँ से पैदल गए सर, पैदल आए, कोई जाने आना जाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा वाहन, और खाने पीने कोई साधन नहीं है, जिससे परेशानी हो रही है। हाँ बिल्कुल सर, जाने की सोच रहे हैं, जब हालात थोड़े गंभीर से लग रहे हैं सर, क्योंकि दुकानें बंद हैं और वो भी निकल रही हैं सर, थोड़ी रैली वैली भी निकल रही हैं, तो सही नहीं है। आ रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा है, खाने की भी दिक्कतें हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो उठ के देखा हमने, सब बंद था। नीचे होना भी चाहिए, बट थोड़े आवाम को, लोकल आवाम को प्रॉब्लम हो रही है, वो है। अब तो आज हमारी वापसी है, कल तो हमने कर लिया था, सब ट्रिप वगैरह कर लिया था, बट आज था बोटिंग वोटिंग वगैरह था, तो उसके कारण नहीं, बंद के कारण। आज़ादी के बाद अब तक देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। 1980 में जब कई क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ तो उसके बाद इसकी मांग तेज हुई। यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई, जो आज़ाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पहला कदम था, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकी। मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति भी तेज हो चली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रही देश की जनता का सपना कब पूरा होगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ऐसे वक्त में केंद्र सरकार के एक फैसले की चर्चा तेज है। सियासत करने वालों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। बीजेपी के नेता से लेकर प्रवक्ता तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया, तो विपक्ष कह रहा है आखिरकार मोदी सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा है। उस जनमत के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन देखना यह है कि वो जनगणना कब करवाते। क्रेडिट के लिए आरोपों की राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का प्रदेश पर कितना असर पड़ेगा और बदलाव क्या होगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होने से मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार के अगली जनगणना में जातीय जनगणना सम्मिलित करने के निर्णय से ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश में जातियों की मौजूदा स्थिति क्या है, और कोई पिछड़ा है तो इससे ऊपर लाया जा सकता है। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई, और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए।
उत्तरकाशी जिले में जहां अधिकतर जनसंख्या ओबीसी है, तो हरिद्वार जिले में लगभग 56% और उधमसिंह नगर जिले के लगभग 45% की हिस्सेदारी इसी वर्ग की मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ नगर निकायों और तिरस्तर पंचायतों के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को भी नई रणनीति के साथ मजबूत होना पड़ेगा। उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ है। कुल आबादी में अनुसूचित जाति की 19%, अनुसूचित जनजाति का 3% भागीदारी है। शेष 78% में ओबीसी एवं सामान्य वर्ग सम्मिलित हैं। प्रदेश में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। इनमें से 12 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि आगे से जो जनगणना की जाएगी उसमें जातीय जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है, सराहनीय है, प्रशंसनीय। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक जातिगत जनगणना का विरोध किया और इस मुद्दे पर हमेशा अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि स्वतंत्रता के बाद आज तक जातिगत जनगणना कभी नहीं करवाई गई। कांग्रेस ने जातियों के बीच विभाजन को बढ़ावा देकर उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें जातिगत जनगणना को जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय न केवल समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सामाजिक समानता, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी है। इधर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि जनगणना में जाति भी एक आधार बनेगी। केंद्र सरकार ने बिहार में गढ़ बढ़ाते हुए चुनावी समीकरण को देखकर यह निर्णय तो लिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन और विशेष तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निरंतर इसके लिए जनमत बना रहे थे। उस जनमत के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन देखना यह है कि जनगणना कब करवाते हैं। जनगणना में जाति भी एक आधार बनेगी। केंद्र सरकार ने अपने बिहार में गड़बड़ाते हुए चुनावी समीकरण को देखकर ये निर्णय तो लिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन और विशेष तौर पर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी निरंतर इसके लिए जनमत बना रहे थे। उस जनमत के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन देखना यह है कि वो जनगणना कब करवाते, ये प्रश्न है। और फिर ये भी देखना है कि जो ये निर्णय लिया गया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है, इसका डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है। वो देखने के बाद ही कुछ इसके विषय में कहा जा सकता है। मगर इतना स्पष्ट है कि यदि ये आंकड़े ईमानदारी से उपलब्ध होते हैं तो अगले 25 साल की सामाजिक आर्थिक नीतियों को बनाने में देश को बड़ी सहूलियत होगी। इसलिए राहुल गांधी जी एक बड़ी दूरदर्शी दृष्टिकोण से बराबर जाति जनगणना की बात कर रहे थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना करने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत में जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्जा दिया गया। आजादी के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से जुड़े मामलों में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। साल 1969 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। हालात तब बदले जब 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी, और फिर इसकी मांग तेज हो गई। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर स्वीकारिता दे ही दी। ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये उनकी न्याय की जीत है। राहुल गांधी ने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, और इनका उद्देश्य यही था कि देश के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग से मुलाकात करके उनकी जनभावना को समझना और भारत को क्या आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, इस बात को समझना। उन्होंने पाया
कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनकी संख्या अधिक है लेकिन वो वंचित हैं, न्याय से वंचित हैं, आर्थिक रूप से वंचित हैं, सामाजिक रूप से वंचित हैं, इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, अन्य कई जातियां हैं, इसमें हमारे आदिवासी हैं, शोषित वर्ग है, उनको आगे बढ़ाए बिना विकसित राष्ट्र की, विकसित भारत की कल्पना करना भी उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को झुकना पड़ा और न्याय की इस लड़ाई में उनको खुद भी सम्मिलित होना पड़ा। मैं राहुल गांधी जी को सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं कि आपकी ये एक महत्वपूर्ण जीत और एक महत्वपूर्ण कदम है जो आगे की नींव के रूप में जाना जाएगा। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश को 1990 में ही जाकर लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए, क्योंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था। इसीलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आखिरकार साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा। 2011 में सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई तो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। 2014 में केंद्र में सरकार बदली और उसके कुछ सालों बाद से ही लगातार विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की मांग करती रही। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर शोर से इस मामले को उठाया और अब बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है। जाहिर है क्रेडिट के लिए राजनीति तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।